डॉक्टर श्याम अग्रवाल साहब स्टूडियोज में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैंसर अब हमारे जीवन में कुछ इस तरह से पैठ जमा चुका है कि हर कहीं कैंसर की चर्चा होती है जब कभी स्वास्थ्य की हम बात करते हैं जी। तो कैंसर के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं कि ये कोशिका आधारित रोग है, यानी जो सेल्स को प्रभावित करता है। तो चिकित्सकीय दृष्टिकोण से आप हमें क्या समझाना चाहेंगे कि कैंसर दरअसल क्या है? बहुत अच्छा सवाल है और बुनियादी सवाल है। हमारा शरीर बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जी जी। और हर कोशिका एक नियंत्रण में ही विभाजित करती है। जैसे कि अगर हमको चोट लगती है तो जो घाव बनेगा उसमें भी जो घाव का भरण होता है वो बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से, और जब घाव भर जाता है तो उसका विभाजन अपने आप रुक जाता है। जी जी। कैंसर में ऐसा नहीं होता। कैंसर में अगर कोई कोशिका किसी भी कारण से, चाहे वो केमिकल हो, फिजिकल हो, वायरल हो, किसी भी कारण से अगर वो अनियंत्रित हो जाती है तो वो इतनी ज़्यादा विभाजित करती है कि वो फिर ट्यूमर का रूप ले लेती है। जी। और उससे भी ज़्यादा फिर वो ब्लड के थ्रू जाके दूसरे अंगों में मेटास्टेसाइज कर देती है। जी। तो किसी भी कोशिका के अनियंत्रित विभाजन को ही हम कैंसर कहते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि जानकारी में आया है कि लगभग 200 प्रकार के कैंसर्स या 200 ढंग से हम कैंसर को समझ सकते हैं। तो प्रमुख रूप से कुछ खास कैंसर्स हैं या ये तमाम कैंसर्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो बाल और नाखून, जहाँ पर की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, उसको छोड़ के बाकी शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है। जी जी। अब ये 200 प्रकार के जो कैंसर हैं वो हर अंग के अपने प्रतिरूप होते हैं, उसका एक अलग से प्रकार होता है। जी। तो और ऐसा नहीं है कि हमने बोला कैंसर तो कैंसर संपूर्ण रूप से एक जैसा होता है। जी जी। हर अंग का कैंसर अपने नेचर में डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसका इलाज भी उसी तरह से होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी कैंसर को पिछले कोई कैंसर से तुलना करके और उसका इलाज उसी तरह करें। जी जी। तो उनका जो नेचुरल बिहेवियर है हर कैंसर का अलग होता है, इसलिए वो प्रकार डिफरेंट माने जाते हैं। जी, यानी किसी व्यक्ति को अगर एक बार कैंसर हुआ, इलाज किया गया और वो ठीक हो जाता है, जी। दुर्भाग्य से अगर उसे दोबारा कैंसर कहीं नजर आता है या डायग्नोज होता है तो क्या उसका स्वरूप कुछ और हो सकता है? बिल्कुल, उसका स्वरूप बहुत अलग हो सकता है। और जैसे कि हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की भी, तो ब्रेस्ट कैंसर का अगर शुरुआती जो नेचर है उसका, वो अगर स्लो ग्रोइंग है या उसमें ER-PR पॉजिटिविटी है, तो अगर वो आगे जाके रिलैप्स होता है, रिकर करता है या फिर कहीं मेटास्टाइज करता है, जी जी, तो उसका स्वरूप एकदम भिन्न होगा और उसमें ER-PR पॉजिटिविटी, HER पॉजिटिविटी डिफरेंट होती है। इसीलिए हम लोग जब कभी पेशेंट रिकरेंस होता है तो उसका डिफरेंट नए रूप से बायोप्सी ली जाती है। जी, और उसका इलाज भी फिर बदल सकता है, डिफरेंट हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कैंसर का जब किसी को असर हो जाता है, यानी कोई प्रभावित हो जाता है, कैंसर से पीड़ित हो जाता है, तो उसकी स्टेजेस बताई जाती है। फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है या थर्ड स्टेज में है, तो ये स्टेजेस किस प्रकार से निर्धारित होती है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने ये, क्योंकि स्टेज जो है ये बताता है कि कैंसर शरीर में कितना फैल चुका है। जी जी। जो शुरुआती स्टेज 1 और 2 जो होते हैं वो बड़े ही लोकलाइज अपनी जगह पर उत्पत्ति के स्थान पर ही डेवलप होते हैं, और फिर उसको हम सर्जिकली अगर उसको रिमूव कर दें तो पेशेंट क्योर हो जाता है। लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज में ये कैंसर अपनी जगह से निकलकर या तो लिम्फ नोड्स में और या फिर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनके बिना का जीवन संभव नहीं है, जी जी, जो 5 अंग हम मानते हैं, ब्रेन, हार्ट, लिवर, लंग और किडनीज, जी जी, इनके में से एक भी अंग अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर जीवन संभव नहीं। तो अगर वो कैंसर इन 5 में से किसी भी अंग में चला गया तो फिर वो हम स्टेज 4 कहते हैं या अंतिम स्टेज का कैंसर माना जाता है, जो कि बहुत ही रेयरली ठीक होता है। जी जी। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सारी बीमारियों की चर्चा हो रही है कि वो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, यानी वो हमारी जीवन शैली आधारित हैं, जिसमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को प्रमुख रूप से माना जाता है। क्या कैंसर को भी हम लाइफस्टाइल डिजीज कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और ये जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर, ये एक ग्रुप में रखा गया है, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। जी जी, जो एक दूसरे से संक्रमण नहीं होता, जिनका जो छुआछूत की बीमारी नहीं होती। जी जी। तो एक तो इस पॉइंट पे हम ये भी दर्शकों को, सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि ये कभी एक
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने से नहीं जाता है। तो उसको पूरा प्यार दें, उसको सहयोग दें, स्नेह दें और उसको पूरा हक करें, कभी ये उसको अछूत ना समझा जाए। यानी जैसे और दूसरी कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में कहा जाता है कि छूने से, साथ खाने से या इस प्रकार से एक ही कमरे में रहने से ऐसा हो सकता है, लेकिन कैंसर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी कैंसर पेशेंट के साथ बैठ सकते हैं, उसके कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ खाना खा सकते हैं, तमाम चीजें। जी जी, बुजुर्ग आते हैं कि हमारा छोटा बच्चा है, क्या हम उसको खिलाएं, क्योंकि हमारे से बहुत स्नेह रखता है। जी जी जी, तो वो मिसकंसेप्शन होता है। हम कहते हैं बिल्कुल आप उस बच्चे को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, उससे आपकी बीमारी उसके पास नहीं जाने वाली है। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि कैंसर जीवन शैली आधारित बीमारी कही जा रही है, तो जीवन शैली का कौन सा स्वरूप है जो इसको जन्म दे सकता है, इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है? देखिए, हम लोग जब कॉन्फ्रेंसेज में बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि 70% जो कैंसर होते हैं वो इनवाइटेड होते हैं, मतलब कि आप उसको आमंत्रित करते हैं। और आमंत्रित करने का मतलब ये होता है कि आपकी जीवन शैली आपने ऐसी बनाई है जिसमें कि कैंसर इजीली फ्लो कर जाता है। 30% कैंसर ऐसे हैं जो कि आनुवांशिक हो सकते हैं या कोइंसिडेंटल हो सकते हैं, जिसपे कि साइंस का अभी तक कोई कंट्रोल नहीं है। बट जो 70% है जो हम जीवन शैली से संबंधित मानते हैं, और उसमें जैसे तंबाकू का सेवन हो गया, अल्कोहल का सेवन हो गया, जैसे मोटापा जो अपने आप में बहुत बड़ा कैंसर का कारक आजकल माना जाता है, ख़ासतौर से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर ओबेसिटी से रिलेटेड है। इसी तरह जो आपकी वायरल इटियोलॉजी है कि आप अगर टीकाकरण नहीं करते हैं बचपन में, हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लेते हैं, तो आपको लिवर कैंसर हो सकता है। इसी तरह आजकल सर्वाइकल कैंसर के लिए भी टीके आ गए हैं। तो अगर आप यंग एज में सर्वाइकल कैंसर का, क्योंकि वो भी एक वायरस के द्वारा होता है, तो अगर आप उसका वैक्सीन ले लेते हैं तो भविष्य में वो भी आप बचा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि, और फिर आजकल लाइफ स्टाइल ऐसी है कि महिलाएं जो हैं अपने कैरियर बनाने के लिए शादी देर से करती हैं और फिर प्रेग्नेंट भी देर से होती हैं, तो जो ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर ब्रेस्ट कैंसर बहुत लाजमी है उसमें। जी जी, तो ये काफ़ी सारे कैंसर्स हैं जो कि आज लाइफ स्टाइल रिलेटेड माने जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारी हो जाती है मनुष्य को तो इलाज करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जहाँ तक कैंसर के इलाज की बात है तो वो तो निश्चित रूप से विशेषज्ञ और निर्धारित पद्धति के आधार पर ही किया जाता है, लेकिन बचाव की जब बात हम करना चाहेंगे तो जैसा कि आपने बताया कि जीवन शैली आधारित ये बीमारी बनती जा रही है, तो क्या जीवन शैली में ऐसे कौन से परिवर्तन हो सकते हैं जो कि हम अपनाएं और इससे बच सकते हैं? डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिकल सवाल है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि कैंसर जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड है, 70% कैंसर जैसा कि इनवाइटेड माना जाता है, तो उसको हमको अवॉइड करना है, हमारी जीवन शैली इम्प्रूव करना है। तंबाकू, अल्कोहल, आपका स्वास्थ्य का परीक्षण रेगुलरली कराना, ओबेसिटी को अवॉइड करना, रेगुलर एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, ये सब माने हुए हैं कि ये कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। और अभी बहुत ही ज़्यादा जो हम देखते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का बहुत चलन चल रहा है। अभी आपको जान के आश्चर्य होगा कि हरियाणा में एक ट्रेन चलती है, उसका नाम है कैंसर ट्रेन। जी जी, क्योंकि वो हरियाणा में इतना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है कि वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है। वो एक ट्रेन पूरा ओवरनाइट, उसमें पूरे पेशेंट्स जो कैंसर के ही होते हैं। जी जी, तो ये भी इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइजेज करें, अपने बॉडी को स्लिम ट्रिम रखें और साथ में अपने शरीर पे नज़र रखें। जी, अर्ली डिटेक्शन इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो तो अपनी जगह है, वो अपनी है ही, बट अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शरीर पे नज़र रखें, कहीं भी आपको लगता है शरीर में कोई गठान है, कहीं भी आपको लगता है कि लंबे समय तक खांसी हो रही है, आपका वेट कम हो रहा है जो आप जान के नहीं कर रहे हैं, लंबे समय तक फीवर आ रहा है, कहीं से रक्त स्त्राव हो रहा है, या आपके शौच में या दैनिक निवृत्त क्रियाओं में कोई परिवर्तन हो रहा है, या कहीं आपको ब्रेस्ट में या कहीं गठान हो रही है, बहुत लंबे समय तक आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ये सब लक्षण हैं जिन पे आप नज़र रखें। और कोई भी लक्षण अगर 3 महीने से 3 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है तो फिर तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसका निदान करिए। एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी का बड़ा भ्रम है। जी जी, लोग सोचते हैं कि आज अगर हमने ट्यूमर में बायोप्सी करा या उसका थोड़ा पीस निकलवाया तो वो फैल जाएगा। ये कभी नहीं होता है।
ट्यूमर की जो ग्रोथ है, उसकी जो स्पीड है वो वैसे ही रहने वाली है। बायोप्सी से इसका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन आजकल बायोप्सी इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो ये पता चल जाता है कि कैंसर है क्या नहीं, जी जी, और अगर कैंसर है तो किस प्रकार का है, उसमें कौन सी दवाएं काम करेंगी, कौन सा ट्रीटमेंट वाजिब होगा। तो ये सारी जानकारी जो विशेषज्ञ को मिलती है, उससे आपका ट्रीटमेंट बहुत इजी हो जाता है। तो कृपया बायोप्सी के लिए कभी मना ना करें। जी डॉक्टर साहब, आपने इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की बात की कि जो रासायनिक इस प्रकार के कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं फल और सब्जियों पर, तो निश्चित रूप से अच्छी तरह से धोकर फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा संक्षेप में मैं 2 भ्रांतियों के बारे में या कुछ अन्य भ्रांतियों के बारे में आप बताएं तो बेहतर होगा कि प्लास्टिक के कप में चाय पीना या प्लास्टिक के ग्लास में चाय पीना, उससे कैंसर हो सकता है, या फिर मोबाइल के रेडिएशन के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उससे कैंसर हो सकता है। ये कितना सही है और कितना गलत है, या कुछ और इसके बारे में आप बताएं। पहला ऑब्जर्वेशन तो वाकई अभी जो नई स्टडीज आई हैं उसमें ये साफ तौर से बताया गया है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल मिनिमाइज करें, बिल्कुल अगर ना हो तो बहुत अच्छा है। और खास तौर से अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उसमें गर्म वस्तुएं, गर्म चाय, कॉफी, दूध ना लें, क्योंकि वो गर्म होने से उसके पॉलीइथेनॉल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और वो कैंसर कारक होते हैं। तो ये बहुत ही आपने अच्छा पॉइंट बताया है। कभी भी प्लास्टिक ग्लास में कोई गर्म चीज का इस्तेमाल ना करें, और कोशिश करिए कि जितना प्लास्टिक से दूर रहें उतना अच्छा है। यानी डिस्पोजेबल जो ग्लासेस और कप्स वगैरह आते हैं वो जितना हम सुविधाजनक मानते हैं वही हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी और भी हम जो मिनरल वाटर्स में जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं उसको भी ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्करेज किया जा रहा है जी जी। और कांच की बोतलें आ रही हैं उसके सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं टेम्परेचर अपने आप अभी ऑस्ट्रेलिया में 40-46 टेम्परेचर चल रहा है। तो अगर वो बॉटल रखी भी है तो भी वो उसमें रसायन जो है डिसॉल्व हो सकते हैं, आपके रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं, मिनरल वाटर्स में परिवर्तन हो सकते हैं जी। जहां तक मोबाइल के रेडिएशन की बात है, अभी तक कोई भी साइंटिफिक स्टडी इसको प्रूव नहीं कर पाई है, बट वी शुड अवॉइड। जैसा कि हम कहते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, जरूरी नहीं आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक रेडिएशन तो है। जी जी, तो कोशिश करिए कम से कम इस्तेमाल करें और उसको दूर रह के स्पीकर ऑन करके बात करें तो और अच्छा जी। तो डॉक्टर श्याम अग्रवाल साहब, आप हमारे स्टूडियोज में पधारे और कैंसर के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां, कुछ शंकाओं के बारे में जो आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।